तो हम लोगों ने इससे पहले वाली क्लास में वेक्टर कंप्लीट कर लिया, आपने टेस्ट वेस्ट भी दे दिए, मार्क्स भी ठीक ठाक आ गए। अब देखिए, अब हम लोगों का बेसिक मैथ्स हो गया, यूनिट डायमेंशन हो गया, वेक्टर हो गया, ठीक है। अब इंजन पटरी पे आ गया, अब इंजन पटरी पे आ गया, अब गाड़ी को दौड़ानी है। अब हम लोगों का मैकेनिक्स स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट करना है? मैकेनिक्स स्टार्ट करना है। देखिए 6 यूनिट है, अपने को मैकेनिक्स स्टार्ट करना है। देखिए हम आपको एक सीक्वेंस में लिख रहे हैं, मैकेनिक्स है सबसे पहली चीज़, ठीक है। दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो। तीसरे नंबर पे मैग्नेटिज्म है, ठीक है। चौथे नंबर पे हीट है, हीट एंड थर्मो, हीट एंड थर्मो। ये मैं आपको क्यों लिख के दे रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ, हीट एंड थर्मो। फिर इसके बाद अपना जो है आ जाएगा ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। ये मैं कोई वैसा नहीं लिख रहा हूँ, ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स उस सीक्वेंस में नहीं लिख रहा हूँ जिस तरीके से 11th और 12th में रहता है, उस तरीके से नहीं लिख रहा हूँ। ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, फिर आएगा ऑसिलेशन, ऑसिलेशन एंड वेव, ऑसिलेशन एंड वेव, ये आ जाएगा। फिर लास्ट में आएगा मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। मैकेनिक्स में इसी में फ्लूइड मैकेनिक्स भी मान लीजिए, ठीक है, अगर मान लेते हैं तो फ्लूइड मैकेनिक्स। देखिए पूरे फिजिक्स में सबसे लार्जेस्ट और टफेस्ट यूनिट यही है, और यही सबसे पहले हम स्टार्ट भी करेंगे। उससे कम टफ ये है, 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 सबसे इजी ये है। यानी कि ये सबसे इजी जो है ये है, फिर इससे टफ ये पड़ता है, 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 सबसे टफ पड़ता है मैकेनिक्स। लेकिन मजबूरी इस बात की है पूरे वर्ल्ड में कि जब भी फिजिक्स स्टार्ट करते हैं तो बगैर मैकेनिक्स के नहीं शुरू कर सकते। हर आपको मॉडर्न फिजिक्स भी मैकेनिक्स से लिंक है, ये ऑसिलेशन वेव भी मैकेनिक्स से लिंक है, ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स भी मैकेनिक्स से लिंक हो जाता है, हीट एंड थर्मो भी मैकेनिक्स से लिंक हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो लिंक होता ही होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे ये लिंक हो जाता है। इसलिए मजबूरी ये है कि सबसे पहले मैकेनिक्स पढ़ाना पड़ता है। मैथ्स में ऐसा नहीं है, मैथ्स में कोई चाहे डिफरेंशिएशन पढ़ लो, इंटीग्रेशन पढ़ लो, वेक्टर पढ़ लो, कोऑर्डिनेट पढ़ लो, अलजेब्रा पढ़ लो, आपको हल्का फुल्का पढ़ाया था, उसमें आपने आइडिया देखा होगा, कोई एक दूसरे से लिंक नहीं है, तो कहीं भी शुरू किया। लेकिन फिजिक्स में ये दिक्कत है थोड़ी सी। उसमें भी सबसे बड़ी दिक्कत से आप ये पार हो गए कि आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, यूनिट, डायमेंशन, वेक्टर जो कि हर जगह लगता है जनरल चीज़ें, ये आप इससे निकल करके बाहर आ गए। अब आपको पढ़ना है। अब मैकेनिक्स थोड़ी बहुत की ज़रूरत रहेगी तो, और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग भी यही है, सबसे कम स्कोरिंग भी यही होगा, लेकिन मजबूरी है कि इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे कम टाइम इसमें लगेगा और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग ये है। 6-7 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, 6-7 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ये इसमें आपको 2.5-3 महीने लग जाएगा। इसको आपको 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने के अंदर, 15 दिन, जो जैसा आपको तैयार करा दे, तैयार हो सकता है आपका। तो और 6-7 क्वेश्चन इसमें आएगा। तो ये स्कोरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपका बहुत अच्छा है, स्कोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर उसके बाद हीट एंड थर्मो है, ये हीट एंड थर्मो है, ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिक्स, ये सब स्कोरिंग है, कम टाइम भी लगेगा, इजी भी है, स्कोरिंग भी है, ये सब, ये इतना है, ठीक। तो इसलिए मैं बोलता हूँ 100 के ऊपर नंबर लाने में कोई दिक्कत नहीं। अभी आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, इजी वे में आ जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको हल्का वो बता दिया। अब हम लोग मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स में जो है मैकेनिक्स में देखिए, सबसे पहली चीज़, मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज़ हमको देखना पड़ता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। जैसे हम यहाँ प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, हम जिस फ्रेम पे खड़े हैं, ये फ्रेम रुका हुआ है, हम ही चल रहे हैं ऐसे इधर से उधर, ठीक है। एक अगर हम इसी फ्रेम पे जिस पे हम खड़े हैं, ये प्लेटफॉर्म अगर चलता, हम भी चलते। जैसे ट्रेन होती है ना, ट्रेन अगर एक तो ट्रेन खड़ी रहे तो जैसे ये प्लेटफॉर्म, वैसे ट्रेन का प्लेटफॉर्म, एक है ट्रेन ऐसे चल रही हो और आप भी इसके ऊपर चलने लगे, तो आपकी ये फ्रेम बदल गया आपका। पहले क्या था, फ्रेम रुका हुआ था, केवल आप चल रहे थे। अब क्या है, फ्रेम भी चल रहा है, आप भी चल रहे हैं। तो अब चाहे आप चल रहे हो, पेंडुलम हो, कुछ भी हो, तो मैकेनिक्स में सबसे पहले चेक किया जाता है फ्रेम कैसा है। ये मैकेनिक्स में हर प्रॉब्लम करने का एक तरीका है फ्रेम। हालांकि आप न चेक करिए, अलग बात है,
लेकिन प्रॉब्लम आएगी, कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम आपको मिलेगी। पहले फ्रेम चेक करते हैं, तो फ्रेम आप रेफरेंस देख लीजिएगा, बाकी आगे फ्रेम अभी न्यूट्रल ऑफ मोशन बताएंगे। सबसे पहले फ्रेम देखा जाता है। दूसरे मैकेनिक्स में आपको दो चीज़ें पढ़नी है, एक काइनेमेटिक्स पढ़नी है, काइनेमेटिक्स, दूसरा पढ़ना है डायनेमिक्स पढ़ना है। काइनेमेटिक्स पढ़ना है, काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स, और दूसरा पढ़ना है डायनेमिक्स पढ़ना, डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, दो पार्ट है। काइनेमेटिक्स ये मोशन को डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब मोशन, डिस्क्राइब मोशन। काइनेमेटिक्स मोशन को डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। मोशन का मतलब इसमें डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह चीज़ें, ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा ये काइनेमेटिक्स में डिसाइड होगा। मैकेनिक्स का रजिस्टर आप अलग बनाइएगा, मैकेनिक्स का रजिस्टर पूरा अलग बनाइएगा, पूरा डेली के डेली लेक्चर नोट करते जाइएगा, पेंडिंग में मत डालिएगा, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डिस्क्राइब मोशन। डायनेमिक्स जो होता है ये कॉज ऑफ मोशन बताता है, कॉज ऑफ मोशन ये बताएगा कि मोशन का कॉज क्या है, कॉज ऑफ मोशन। मोशन जो होता है ड्यू टू फोर्स, ड्यू टू फोर्स और ड्यू टू टॉर्क, ड्यू टू फोर्स और ड्यू टू टॉर्क, इसकी वजह से मोशन होता है। कहीं भी जो मोशन होगा या फोर्स लगने की वजह से होगा या टॉर्क की वजह से होगा। देखिए जैसे हम ये चल रहे हैं, ये फोर्स लग रहा है तब हम चल रहे हैं, बगैर फोर्स के हम नहीं चल सकते, बगैर फोर्स के हम नहीं चल सकते। अब यहाँ कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है हमको ले चलने में, यहाँ फ्रिक्शन है, कि जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं इसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है। अगर क्योंकि हम इधर जा रहे हैं तो इसी तरफ तो हमको कोई खींच रहा होगा, फ्रिक्शन के अलावा और कोई फोर्स दिख नहीं रहा है, फ्रिक्शन खींच रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है अगर हम ऐसे खड़े हैं, देखिए ऐसे आपको दिख रहे हैं, ऐसे खड़े हैं, अगर हम यूँ घूम गए ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे, तो ये क्या है, घूम रहे हैं, टॉर्क लग रहा है। ये फ़ैन चल रहा है, आप देखिए आपके छत के ऊपर फ़ैन चल रहा होगा, तो पंखा घूम रहा है, टॉर्क लग रहा है, ठीक है, टॉर्क, टॉर्क वजह से घूम रहा है, वहाँ घूम रहा है। तो मोशन दो ही वजह से होता है, या फोर्स लगेगा या टॉर्क लगेगा, विद प्रॉपर्टीज, विद प्रॉपर्टीज, विद प्रॉपर्टीज ऑफ स्पीड। जब मोशन होगा तो स्पीड आएगी, स्पीड, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी एक्सेट्रा, ये सब आ जाएगा। मोमेंटम आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। मोमेंटम में वेलोसिटी ऑलरेडी आता है, इसलिए मैंने वेलोसिटी नहीं लिखा, स्पीड, वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी वगैरह वगैरह, ये सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। कब, जब मोशन होगा तो, ठीक है। ये आपको मैंने बताया, ये डायनेमिक्स के अंदर। अब डायनेमिक्स के अंदर ये आपका काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में दो आ जाएगा, मोशन 1D जिसमें आपका मोशन 1 की डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलेरेशन वगैरह वगैरह। आपका दूसरा पार्ट इसके अंदर आता है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाता है। तो दो चैप्टर आपका, कहीं कहीं काइनेमेटिक्स 1 लिखा रहता है, काइनेमेटिक्स 2 में प्रोजेक्टाइल दे दिया जाता है, कहीं कहीं ये मोशन 1D अलग कर दिया जाए, उसको मोशन 2D दे करके यह चैप्टर का नाम प्रोजेक्टाइल दे दिया जाता है, ये अलग रहता है। यहाँ पर जो है कॉज ऑफ मोशन, यहाँ पर जो है डायनेमिक्स में ये न्यूट्रल ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, रोटेशन, ये पूरा इसके अंदर आ जाएगा। तो ये इतनी चीज़ें आपको डायनेमिक्स के अंदर पढ़ना है। इतनी चीज़ें आपको जो है ये काइनेमेटिक्स में पढ़ना है। तो हम लोग अब स्टार्ट जो करेंगे, चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा काइनेमेटिक्स से स्टार्ट होगा, ठीक है। पहला चैप्टर हम लोग काइनेमेटिक्स। अब देखिए मैकेनिक्स में जो है हर चैप्टर का जो हम पढ़ रहे हैं, देखिए अब काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स में जो है यहाँ पर काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स में यहाँ पर इसके टूल्स जो हो जाएगा, हर चैप्टर में कोई ना कोई टूल्स है जिसके तहत उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, उसके सारे कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे, यानी कॉन्सेप्ट ही आपका एक टूल होगा। तो यहाँ पर जो टूल होगा इस चैप्टर में, और हर चैप्टर का पहला टूल होता है वो होता है डेफिनेशन। उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, समझी रहनी चाहिए, रट्टी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। पहला टूल यहाँ पर डेफिनेशन, डेफिनेशंस, ठीक। दूसरा इसमें एक फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। चाहे डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, या अगर इसको ऐसे लिखे है डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, ये फार्मूला तभी हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, ये फार्मूला तभी हो जाएगा जब जो है वेलोसिटी कांस्टेंट होगा।
या स्पीड कांस्टेंट होगी, तब ये वाला फार्मूला यूज होगा, अदरवाइज ये वाला फार्मूला यूज नहीं होगा। ठीक है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये तभी यूज होगा जब यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी, s इक्वल टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये है। यहाँ वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो ये फार्मूला करेक्ट नहीं माना जाता, इसलिए ये इतना वेक्टर फॉर्म में। तो ये फार्मूला तब यूज़ करेंगे जब एक्सेलेरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो ये यूज होगा, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा तो ये यूज होगा। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो ना वेलोसिटी कांस्टेंट हो, यानी एक्सेलेरेशन वेरी कर रहा हो, dv/dt या a इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर, a इक्वल टू v इंटू dv/dx, दोनों एक ही चीज़ है, बस ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन रहेगा एक्सेलेरेशन में, और ये वेलोसिटी और टाइम का। ये फार्मूला तभी यूज़ करेंगे जब एक्सेलेरेशन वेरी करेगा। वैसे भी मैंने आपको बता दिया कि एक्सेलेरेशन जब डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की हेल्प तभी लेते हैं जब चीज़ें वेरी करती रहती हैं। जब चीज़ें वेरी करती रहती हैं तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो ये एक्सेलेरेशन वेरी करेगा, ये इतना। अब इसमें आपका प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह सब कुछ आ जाता है, क्यों प्रोजेक्टाइल मोशन की एक प्रॉपर्टी होती है। प्रोजेक्टाइल मोशन में तीन चीज़ें थ्रू आउट मोशन कांस्टेंट रहती है, जिसमें एक चीज़ होता है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट, ये तीनों फार्मूले बने हुए हैं एक्सेलेरेशन कांस्टेंट के लिए। तो किसी बॉडी का आपने प्रोजेक्ट कर दिया, वेलोसिटी निकालना हो तो इससे निकाल लीजिए, डिस्टेंट उसमें हाइट और रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना इससे निकल के जाता है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इससे निकल के जाता है, इसलिए इससे सारा कुछ कवर हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको अलग करके पढ़ाएंगे। यहाँ पर जो है अब इसके बाद जो है यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी जो हो जाएगा जब दो चीज़ें मूव करेंगे तब रिलेटिव, यानी दो बॉडी हो गई ए और बी, ये मूव की, जिसके रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं पहला लेटर, जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे दूसरा लेटर, फिर उसके बाद फर्स्ट माइनस सेकंड लेटर कर देते हैं। वेक्टर फॉर्म में दोनों वेलोसिटी लिखना रहेगा, और वेक्टर आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इस तरीके से इसने बताया कि एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, पूरा प्रोजेक्टाइल आप रेंज का, हाइट का, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का, टाइम ऑफ फ्लाइट, कोई फार्मूला ना लगाइए, सब कुछ इसी से निकल जाएगा। IIT में ऐसे ही मैं पढ़ाता था, इसी तरीके से निकलवाता था, वहाँ बच्चों को सारे फार्मूले बना कर, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम टेकिंग है वो। ठीक है, कहीं लंबी प्रॉब्लम में ज़्यादा हेल्प करता है, और आपका मेडिकल में छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही है एकदम। आजकल तो जो पेपर आ रहा है, इस साल जो पेपर आया और ही ईजी आया, तो यानी उसमें आपको फार्मूलों का पता होना बहुत ज़रूरी है, बल्कि डायरेक्ट निकल जाए ज़्यादा अच्छा है। चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हों, ये चीज़ बस ये चेंज करना, वो चेंज करना, ये रखना, वो रखना, इस तरीके से करना है। तो ठीक है, तो आपको लेकिन वो चैप्टर अलग करके पढ़ाएंगे। ये इतना चैप्टर का मैंने आपको एक खाका तैयार करके दे दिया, एक इसका डिस्क्रिप्शन कि अब जब भी आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट होगा, इसमें वक्त लगेगा, फिर उसके बाद ये आ जाएगा, ये चलता रहेगा, फिर लास्ट में ये आएगा, फिर ये आएगा, इसी के अंदर मोशन अंडर ग्रेविटी, फिर रिवर बोट प्रॉब्लम वगैरह भी इसी में सब आ जाएगी, फिर उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी लास्ट में आएगा। इसमें लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, और आप इस चैप्टर को आसानी से समझने की कोशिश करिए। एक एक चीज़ अपना यहाँ से लेक्चर सुनिए, सुन करके समझिए, समझ करके इसका नोट्स बनाइए, नोट्स बना के प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, जो प्रॉब्लम ना है व्हाट्सअप करते रहिए 942189960897 पर, जो है इस नंबर पर, आपको बार बार बोल रहा हूँ। अगर आ सकते हो तो आ जाइए नांदेड़। अब देखिए सब चीज़ें जितना जल्दी हो सके। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ होती है देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ आएगा रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन में रेस्ट और मोशन ये है। रेस्ट और मोशन, रेस्ट इन जनरली हम समझते हैं कोई चीज़ रुकी हुई हो तो रेस्ट पे है, चल रही हो तो मोशन पे, ऐसा हम समझते हैं। ठीक है, ऐसा है नहीं है। ठीक है, अगर कोई चीज़ चल रही है तो मोशन, कभी कभी कोई चीज़ ऐसी है वो खुद नहीं चल रही है लेकिन फिर भी मोशन पे है। कोई चीज़ जो है
अब नहीं चल रही है, खुद वो मोशन में है, और चल रही है, चल भी रही है तब भी हम उसको रेस्ट बोल देते हैं। ऐसा कैसा समझिए, देखिए आप वहाँ बैठे हैं, आप हमें देख रहे हैं, हमारे और आपके बीच की कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, हमारे और आपके बीच की कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। आप जब से देख रहे हैं, जब से बैठे हैं, ये आपको बोर्ड जो है उसी जगह दिख रहा है। बोर्ड तो ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, ना फॉरवर्ड में आ रहा है, ना बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ना आगे आ रहा है, ना पीछे जा रहा है। तो बोर्ड क्या है, आप यही बोलेंगे आपके और बोर्ड के पोजीशन के बीच की डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है, फिक्स है। आपके और बोर्ड के बीच की डिस्टेंस ये क्या है, कांस्टेंट हो गई है। तो ये आप क्या बोलेंगे, बोर्ड रेस्ट पे है, बोर्ड बोलेगा आप भी रेस्ट पर हैं, ठीक है। अब देखिए आप वहाँ बैठे हैं, हम ये चल रहे हैं, हम आपसे इधर जा रहे हैं हमारे और आपके बीच की पोजीशन चेंज हो रही है। तो आप हमको बोलिएगा हम चल रहे हैं, हम बोलेंगे आप चल रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई, अब दूसरा एग्जाम्पल समझिए, इसको एग्जाम्पल समझिए दूसरे एग्जाम्पल से। जैसे आप किसी को, अपने दोस्त को छोड़ने गए स्टेशन पे, ट्रेन में बैठा दिया, आप कह रहे हैं वो जा रहे हैं, ठीक है, आप दिख भी रहा है जा रहे हैं। आपका दोस्त जो बबलू, रिंकू, टिंकू, पिंकू है, उसको आपने बैठा दिया ट्रेन पे, आप सी ऑफ करने गए हैं, आप बाय बाय कर रहे हैं, ट्रेन जा रही, तो आप तो ही बोलिएगा ना वो जा रहा है, और दिख भी रहा है जा रहा है, कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं जा रहा है, ठीक, वो जा रहा है। आपके और उसके बीच की डिस्टेंस, पोजीशन कंटिन्यू चेंज हो रही है। तो आप ये कह रहे हैं वो मोशन में है और वो भी क्या बोलेगा, आप मोशन में। वो क्या बोलेगा कि देखो जो हमको छोड़ने आए थे, क्या नाम है, पिंटू, ठीक है, तो वो स्टेशन पे वो पीछे जा रहे हैं। वो अगर आपको देखेगा तो आपको, वो उसको लगेगा आप और पीछे चलते चले जा रहे हैं, वो आपको देख रहा है तो आप और आगे चलते चले जा रहे हैं, यानी दोनों, जबकि आप खड़े हैं, जबकि आप खड़े हैं लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि आप पीछे जा रहे हैं, क्योंकि आपके और उसके बीच की पोजीशन चेंज हो रही है आप उसको देख के बोलेंगे वो पीछे जा रहा है, वो आपको देखेगा, आप बोलेगा आप आगे जा रहे हैं, दोनों बीच की। इसी तरीके से किसी स्टेशन पे कोई ट्रेन रुकती है या स्टेशन से निकल जाती है, तो आप क्या बोलते हैं, वो स्टेशन पीछे गया, पीछे गया, जबकि स्टेशन वही है, वो पीछे उसे नहीं गया, स्टेशन अपनी जगह पे, लेकिन स्टेशन के और आपके बीच की डिस्टेंस तो बढ़ती चली जा रही है। तो इसलिए आप बोलते हो मोशन में, वो पीछे गया, हम लोग कॉमन लैंग्वेज में ऐसा बोलते हैं। तो और फैक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रहा है और वो जा रहा है, हालांकि वो नहीं जा रहा है, वो रेस्ट पर है, लेकिन हम और आप यही बोलेंगे वो गया पीछे, क्योंकि हमारी और उसके बीच की पोजीशन चेंज हो रही है। आपका दोस्त ट्रेन में बैठा है और आप सामने बैठे हैं, आप बोलेंगे वो बैठा है, वो बोलेगा आप भी बैठे हो यार, क्यों दोनों सीट पे आमने सामने बैठे हो, बैठे हैं, करेक्ट भी है। जो कोई ट्रेन में खड़ा होगा वो भी क्या बोलेगा बैठे हैं, लेकिन जो कोई फील्ड में होगा, खेत में होगा, वो तो बोलेगा यार ये जा रहे हैं दोनों क्योंकि आप दोनों दोस्त जो आमने सामने बैठे हो, आप दोनों के बीच की पोजीशन यानी डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, इसलिए आप बोल रहे हो तुम रेस्ट पे हो, वो बोल रहा है तुम रेस्ट पे हो, ठीक है। लेकिन जो फील्ड में है या प्लेटफॉर्म पे है, वो देख रहा है कि उसके और आपके बीच की पोजीशन चेंज हो रही है। हालांकि आपको ट्रेन लेके जा रही है, लेकिन आपके और आपके दोस्त के बीच की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो आप बोलोगे तुम रेस्ट पे हो, वो बोलेगा तुम रेस्ट पे, यानी तुम बैठे हो, तुम बैठे हो। बात समझ में आई? तो रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन क्या निकल गए? रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन ये है, अगर बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही हो, बॉडी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही हो, चाहे वो खुद चल रही हो या ना चल रही हो, तो वो मोशन में होगी, और चेंज नहीं हो रही है तो वो रेस्ट पे होगी। ये रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन है, जान लीजिए, ठीक है। तो रेस्ट एंड मोशन ये है, रेस्ट एंड मोशन, इसको ये बोलते हैं व्हेन पोजीशन ऑफ बॉडी, व्हेन पोजीशन ऑफ बॉडी चेंज with respect to time, with respect to time, then body is in motion. When position of body change with respect to time, then body is in motion, ठीक है। यह is called motion, otherwise at rest, otherwise at रेस्ट, रेस्ट पे होगा। ये रेस्ट और मोशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये जानना जरूरी है मैकेनिक्स में, क्योंकि रेस्ट और मोशन आप जानते रहिए, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद जो है
इसके बाद आएगा हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए पहला डिफरेंस दोनों में, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, पहला डिफरेंस, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया, ठीक। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ जो होता है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कहलाएगा। एक्चुअल पाथ जो होता है बॉडी जितना कवर करेगी वो डिस्टेंस कहलाएगा। और जब कोई बॉडी चलेगी तो डिस्टेंस कवर करेगी, इसलिए डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर बॉडी चली है तो ग्रेटर देन 0, या तो चले ही ना तो कोई डिस्टेंस नहीं होगी। नेवर निगेटिव, ये ध्यान रखिएगा, डिस्टेंस नेवर निगेटिव, कभी निगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस नेवर निगेटिव, ठीक है। अब मान लो कोई बॉडी ऐसे यहाँ से यहाँ तक गई, यहाँ से चल कर गई A B C D, तो इसमें डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, ये पूरा पाथ है A B C D, ये पाथ है A B C D, ये डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको पोजीशन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है पोजीशन। अगर कहीं आपको पोजीशन दिया है ये समझ जाइए कि ये क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर लगाइए, ये x2 माइनस x1 यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, ठीक है। अब फाइनल पोजीशन मान लेते हैं x2 माइनस ये हो जाएगा x1, ठीक। अब अगर दोनों बराबर हो गए, फाइनल इनिशियल 0 आ गया, ये ग्रेटर ये लेस ये स्मॉलर, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, ये ग्रेटर ये स्मॉलर, ये ग्रेटर ये स्मॉलर, तो एक इसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा लेस देन 0, यानी क्या आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा, ये निगेटिव में आ गया, तो डेल्टा एक्स ये डिस्प्ले। इसमें अगर देखें तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ये इतना, सीधा ऐसे मिला दीजिए, A से D तक बॉडी गई, तो इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स ऊपर वाले फिगर में AD के बराबर आ जाएगा, AD के बराबर आ गया, AD के बराबर शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ डिस्टेंस होता है, जब भी कोई बॉडी चले तो उसका जितना चले उसको आप फीते से, इंची टेप से, कैसे भी लेकर के, जो भी मेजरमेंट का तरीका हो नाप लीजिए। उसको नापने के बाद जो है उसको मेजर कर लीजिए, मेजर कर लेंगे तो वो एक्चुअल पाथ हो जाएगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना, बॉडी कहाँ थी कहाँ पहुँची, एकदम सीधा नापो। जैसे बस से आप जाएंगे, कार से जाएंगे तो आप डिस्टेंस कवर करेंगे, एक्चुअल पाथ होगा। मान लो यहाँ से आपको मुंबई जाना है, ठीक है, तो ये नांदेड़ से मुंबई, ठीक, या दिल्ली से मुंबई जाना हो, दिल्ली से आपको मुंबई जाना है तो आप बाई रोड जाएंगे तो आप एक्चुअल डिस्टेंस कवर करेंगे। और फ्लाइट जो होगा, एरोप्लेन, वो तो भाई ये दिल्ली है और ये मुंबई है, तो वो थोड़ी कैसे घूम के जाएगा, वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करेगा, सीधा ऐसे जाने पहुँचेगा। एरोप्लेन जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करता है, वो डिस्प्लेसमेंट में आ जाता है। बस, ट्रेन, कार जो होगा ये आपका डिस्टेंस कवर करेगा, एक्चुअल पाथ कवर करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि हमको ये देखना है कि बॉडी कहाँ थी कहाँ पहुँची, कहाँ थी कहाँ पहुँची, डायरेक्ट वो लाइन में ला लो, सीधा वही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। वो चल के जाए, उड़ के जाए, ट्रेन से जाए, प्लेन से जाए, कैसे जाए, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। बॉडी कहाँ थी कहाँ पहुँची, उनको दोनों मिला दो इतना, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का और आगे एग्जाम्पल दे करके बताना चाहता हूँ कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, और आपको समझाना चाह रहा हूँ कैसे आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपको 2-3 चीज़ें और बता दूँ जो कि आगे फिजिक्स में इस चैप्टर में कहीं ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको आप मतलब वो टर्म आएगा, वो टर्म आपका जानना ज़रूरी है, हालांकि उससे कोई फार्मूला चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे इसमें एक टर्म आता है, एक टर्म आएगा चलिए एक मोशन 1D होगा,
पहले आप समझ लिए मोशन 1D क्या होता है, मोशन 1D 2D 3D, तो ये सब चीज़ें जो है जानना ज़रूरी है। ये तो खैर मोशन 1D एक डायरेक्शन में अगर चल रहा हो तो 1D कहलाएगा, 2 डायरेक्शन में चल रहा हो तो 2D कहलाएगा, 1 डायरेक्शन में मोशन 1D। वन डी मोशन क्या होता है? अब देखिए, जैसे आप मान लीजिए, आपको पता नहीं ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ, अरे इसी को ओरिजिन मान लीजिए, ये ऐसे बोर्ड को ओरिजिन मान लीजिए आप, ये ऐसे, अगर ये ऐसे, चाहे आप ये लाइन देखिए, बीट दिख रही हो, अगर आपको नहीं दिख रही तो ये 2 एक्सेज है, एक्स एक्सेज है और ये वाई एक्स है। अगर ये चौक है, चौक अगर ऐसे चल रहा है, ऐसे देखिए, ऐसे मोशन हो रहा है तो 1D, केवल एक डायरेक्शन कवर हो तो 1D। ऐसे जा रहा हो वाई डायरेक्शन में 1D, ठीक है। ऐसे जेड डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, ये ऐसे तो हम छोड़ेंगे, हम लोग तो जेड डायरेक्शन में ऐसे लेते हैं ना प्रैक्टिकली, ये ऐसे आता है तो ये मोशन 1D कहलाता है। 2D क्या हो जाएगा? 2D ये हो जाएगा, चाहे ऐसे देख लिए यहाँ पर, चाहे यहाँ देखिए, ऐसे यहाँ फेंक दिए, यहाँ पहुँच जाए, यहाँ पहुँचेगा तो ये इतना वाई कवर करेगा, इतना एक्स, यहाँ पहुँचेगा तो इसका एक कोऑर्डिनेट इतना वाई, इतना एक्स, तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट कहलाएगा? ये इसका, ये 2D हो गया, एक्स और वाई। जैसे यहाँ पे ये 1D अगर ऐसे जाए, 1D ऐसे जाए, ऐसे आए 1D, लेकिन अगर हम यहाँ से इसको ऐसे यहाँ फेंक दें, इसी के ऊपर ऐसे फेंक दें, यहाँ पहुँचेगा, इतना वाई कोऑर्डिनेट होगा और इतना एक्स कोऑर्डिनेट होगा, 2D मोशन। अगर हम इसको ऐसे फेंक दें उठा करके, ये ऐसे भी फेंक सकते हैं, यहाँ फेंक दें, यहाँ पहुँचे, यहाँ से फेंके, यहाँ आए, यहाँ तक मान लो पहुँच रहा है, ऐसे पार कर रहा है किसी को, ये इतना डिस्टेंस जेड हो जाएगा, ये इतना वाई हो जाएगा, ये इतना एक्स हो जाएगा, ये 3D मोशन कहलाए। चिड़िए का उड़ना, मच्छर का भन बनाना, ये सब, एरोप्लेन का ऐसे लूपिंग लूप में स्पेस में चलना, ये सब क्या कहलाता है? 3D मोशन हो जाते हैं, ठीक। ये तो आप जान गए, ये तो डायरेक्शन के हिसाब से होगा 1D 2D। अब आप आगे देखिए, जो मेन चीज़ हम आपको बताना चाह रहे थे, जैसे एक मोशन होता है, एक मोशन आपको कहलाएगा रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई पॉइंट है, ऐसे पॉइंट, ठीक है, और ये v स्पीड से मूव कर रहा है, 10 सेकंड में मान लीजिए यहाँ पहुँचा, ठीक है, टी टाइम में, ये पॉइंट है, और एक कोई बॉडी अगर ऐसे है, यहाँ पर एक कोई बॉडी है, यहाँ पर ये बॉडी है, अगर ये नंबर ऑफ पॉइंट से मिल करके बनी हुई है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, ठीक है, 5 पॉइंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो गए, बीच में खाली जगह भी दिख रही है। ये भी v स्पीड से अगर चलते हैं, ये भी टी टाइम तक चलेगा, टी टाइम तक यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा, टी टाइम तक आएगा, टी टाइम तक आ जाएगा, टी टाइम तक आ करके यहाँ पहुँचेगा, तो ये 2 3 4 5 6, ये ऐसे, ये v स्पीड से ये आ रहा है। अगर v 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 10 सेकंड तक जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? डिस्टेंस बाय स्पीड इंटू टाइम, 10 इंटू 10, ठीक है, ये vt डिस्टेंस कवर करेगा। ये भी अगर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 10 सेकंड तक चलेगा तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ये भी उतने डिस्टेंस कवर करेगा। फ़र्क कुछ भी नहीं है, डिस्टेंस ये भी उतने, अगर ये v स्पीड चल रहा है टी टाइम के लिए, ये जितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये बॉडी भी अगर v स्पीड से टी टाइम के लिए चलेगी तो ये भी उतना डिस्टेंस कवर करेगी। दोनों ही डिस्टेंस बराबर कवर कर रहे हैं, दोनों ही बराबर स्पीड है, दोनों बराबर टाइम के लिए। फ़र्क क्या है? जब ये पॉइंट को, अगर हम इसको पॉइंट ट्रीट करेंगे, इसको पॉइंट, जब कोई पॉइंट ऐसे मूव करेगा तो इसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या कहलाएगा? रेक्टिलिनियर मोशन। आपको प्रॉब्लम जो मिलेगी, प्रॉब्लम में लिखा रहेगा अ बॉडी मूविंग रेक्टिलिनियरली, तो कोई फार्मूला नहीं बदलेगा, बस खाली आप जानते रहिए रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी में डिफरेंस क्या होता है। अ बॉडी मूविंग ट्रांसलेटरी, जो नंबर, ऐसी बॉडी जो नंबर ऑफ पार्टिकल से मिल करके बनी हुई है, पूरी बॉडी है, अगर इसका मोशन इसी तरीके से होगा तो ये कहलाएगा ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। ये सब आपको सवाल में इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन सिर्फ आप जानते रहिए रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, ठीक। रेक्टिलिनियर मोशन, पॉइंट बॉडी अगर मूव करे, कोई बॉडी है जिसको कोई पॉइंट है उसको एज ए बॉडी ट्रीट करें तो उसका मोशन रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई बॉडी है, अगर वो नंबर ऑफ पॉइंट से जो मिल करके बनी हुई है वो मूव करेगी तो उसको ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे, ठीक। इसी तरीके से आपने देखा होगा, एक मच्छर है, मान लो ऐसे भनभना रहा है, यहाँ पर ये ऐसे स्पीड से मूव कर रहा है, मच्छर हटाइए आपने साइंस के लैंग्वेज में देखिए, मान लीजिए न्यूक्लियस है, यहाँ हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन अगर v स्पीड से इस न्यूक्लियस के राउंड ऐसे घूम रहा है, और घूमता भी है, तो हम लोग यही जानते हैं ना, इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के राउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है तो इसको आप कौन सा मोशन बोलेंगे? सर्कुलर मोशन।
क्योंकि एक पॉइंट है ये, सिर्फ ये ऐसे माइनस, ये कहलाएगा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है। और ये आपके छत के ऊपर जो फ़ैन लगा हुआ है, जो फ़ैन लगा हुआ है, इस फैन का जो ब्लेड है, ये ऐसे ब्लेड है ना ये, अब ये ब्लेड नंबर ऑफ पार्टिकल से मिल के बना हुआ है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हैं ये ऐसे। अब पूरी ब्लेड अगर ऐसे घूम रही है v स्पीड से, यहाँ v रहेगा, यहाँ v1, यहाँ v2, यहाँ, अब ये वाला पार्टिकल एक सर्कल बनाएगा, ये वाला पार्टिकल एक दूसरा सर्कल बनाएगा ऐसे। तो ये होल बॉडी है, इसमें बहुत सारे सर्कल बन रहे हैं, तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, ये कहलाएगा ये रोटेटरी मोशन कहलाएगा। इसको सर्कुलर नहीं बोलेंगे हम, इसको रोटेटरी मोशन बोलेंगे, इसको रोटेटरी मोशन कहलाएगा ये, ठीक है। ये रोटेटरी मोशन कहलाएगा, वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा, वो ये रोटेटरी मोशन कहलाएगा, ये सर्कुलर मोशन कहलाएगा। दोनों में जो है ये डिफरेंस आ गया जो है। तो ये एज ए पॉइंट इसको ट्रीट किया, एज ए पॉइंट इसको ट्रीट किया, एज ए पॉइंट यहाँ पर, तो ये सर्कुलर मोशन। ये होल बॉडी है जो नंबर ऑफ पॉइंट से मिल के बनी हुई है, रोटेटरी मोशन। इसी तरीके से वाइब्रेटरी है, ऑसिलेटरी है, ये सब है। ये जानते रहिए, जानना जरूरी है, क्योंकि मोशन 1D आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है ये इतना आपको जानना जरूरी है, ठीक है। अब उसके बाद जो है आप देखिए आगे, हम आपको समझा रहे थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मैंने आपको बताया क्या होता है, एक्चुअल पाथ होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होता है। अब हम आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा और एग्जाम्पल लेकर के समझाने की कोशिश करते हैं, आप समझिए। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए मोशन 1D हो रहा है, यहाँ पर ये ऐसे कोई बॉडी है, यहाँ कोई कार है, मान लो कार है, बैलगाड़ी है, रेलगाड़ी है, कुछ भी, ये ऐसे इधर चल रही, चलते 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 आकर के यहाँ पे रुक जाती है कार। ये कार और गाड़ी आकर के यहाँ पर रुक गई, इसका नाम है A, इसका नाम है O, ठीक है। तो यहाँ से इतना मोशन हुआ इसका। अगर कोई बोले डिस्टेंस कितना हुआ, तो डिस्टेंस हो जाएगा OA। देखिए हम डिस्टेंस को आगे जहाँ कहीं डिस्टेंस लिखेंगे तो वो DIST लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, पूरा नहीं लिखेंगे। अब अभी तक मैंने पूरा लिखते चले आ रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट को DISP लिखेंगे, तो डिस्टेंस OA। डिस्प्लेसमेंट ये कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा OA। यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा, क्योंकि फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, और यहीं तक बॉडी आई है। एक्चुअल पाथ भी इतना हो रहा है, और ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ये यही हो रही थी। यहाँ पर डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। अच्छा, अब इसको आगे हमने बढ़ा दिया, यहाँ से वापस करा दिया है, इस पॉइंट में मान लिया आगे, इस पॉइंट पे, ये B पॉइंट पे आ जाए। गाड़ी आपकी यहाँ जो भी कार है या बैलगाड़ी है, रेलगाड़ी है, जो भी है, ये यहाँ से वापस हो रही है, वापस होकर के इसका ये इतना B पॉइंट पे आ गया। अब यहाँ पे अगर डिस्टेंस देखा जाएगा, तो देखिए डिस्टेंस हमने आप क्या बताया, एक्चुअल पाथ। तो ये पाथ कितना, OA, एक्चुअल पाथ O से A तक जाना, फिर A से B तक आना, तो एक्चुअल पाथ तो यही होगा, AB, ये इतना आ जाएगा, ठीक। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक सीधा इसको मिला दिए, फाइनल पोजीशन ये इनिशियल है, तो ये इतना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा OB के बराबर आ गया। फिर आपको मान लीजिए हमारी गाड़ी सपोज कर लिए यहाँ सीधा जहाँ से चली थी उसे इसी ट्रैक पे आ रही है, मैं नीचे आपको शो कर रहा हूँ इसको, यहाँ आ गई, जहाँ पे है इसी जगह पे आ गई, B पॉइंट O पॉइंट पर। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ये हो जाएगा ट्वाइस OA, O से A तक जाना, A से O तक आना, ट्वाइस A। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जिस जगह से चला उस जगह पे आप पहुँच गया, ये आ जाएगा 0। फिर आपके यहाँ पर ये इतना, यहाँ पर इस जगह पे आकर के ये मान लीजिए गाड़ी हमारी यहाँ पर आ जाए, इस पॉइंट पे, C पॉइंट पे, ये इतना यहाँ पर आ जाए, इस पॉइंट पे यहाँ पर ये इतना आ जाए, ठीक है। यहाँ पर O से, अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा ट्वाइस OA प्लस OC, ये एक्चुअल पाथ हो जाएगा ना, डिस्टेंस ट्वाइस OA यहाँ तक हो गया इतना। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है, ये इसे माइनस O इंटू C, ये इतना आ जाएगा, माइनस OC, ये आ गया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ये मोशन 1D में मैंने आपको एक एग्जाम्पल देख समझाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको तकरीबन कुछ समझ में आया होगा, नहीं आया है आप और भी एग्जाम्पल देखिए, आपको और एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, बशर्ते कि आप समझना भी चाह रहे हो, ठीक है। आप जब तक नहीं चाहेंगे समझना तब तक कोई समझा नहीं सकता, याद रखिए आप इस चीज़ को। देखिए अब मान लीजिए यहाँ पर हम सपोज के लिए यहाँ समझाते हैं आपको। यहाँ पर मान लेते हैं कोई ऐसा ही है, दूसरा एग्जाम्पल लिया है, ये कोई बॉल है, हमने आपको इसको ऊपर की तरफ फेंक दी, इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, ये ऐसे ऊपर जा रही है, ऊपर जाते 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 यहाँ आ करके ये
रुक गई, किसी ने कैच कर लिया, h हाइट पे है, h हाइट पे किसी ने कैच कर लिया। कोई बोलेगा डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इसमें कितना हो जाएगा, ये एक्चुअल पाथ यहाँ से यहाँ तक जाना, बस यहीं रुक गई एक्चुअल पाथ। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, फाइनल पोजीशन यही है, इनिशियल ये भी h के बराबर हो जाएगा। ठीक, मान लिया आपने इस बॉल को ऊपर की तरफ भेजा, यहाँ से u स्पीड से ये ऊपर की तरफ गई, जाने के बाद आकर के यहाँ पर ये ऐसे आकर के गिर गई, जहाँ से फेंका था वहीं आ गई, h हाइट तक गई थी, h हाइट के बाद नीचे आ गई। तो यहाँ पे डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ, h जाना है h आना, ये 2h के बराबर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जहाँ चली थी उसी जगह आ गई, फाइनल इनिशियल पोजीशन कौन सेट कर गया, 0 हो गया। ठीक, इसी में अगर मान लिए हम यहाँ पर अगर किसी बॉल h हाइट ये है, h हाइट, अगर यहाँ पर ये u स्पीड से फेंक दिया, यहाँ से ये u स्पीड से गई और यहाँ पे जाने के बाद ये ऐसे आकर के ऊपर की तरफ फेंका, ऊपर की तरफ हमने फेंका, h हाइट की कोई बिल्डिंग है, कोई टावर है, इसके ऊपर से हमने किसी बॉल को फेंका, ये ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद यहाँ से जैसे ऊपर गई, यहाँ कोई कैच करने वाला, कोई पकड़ने वाला नहीं है, सीधा नीचे आ गई, और यहाँ भी कोई जहाँ से फेंके यहाँ सीधा नीचे आ गई। तो यहाँ से हमने फेंका, तो ये मान लेते हैं h1 हाइट तक गया। तो अब देखिए डिस्टेंस मैंने आपको क्या बताया डिस्टेंस एक्चुअल पाथ, ये इतना ऊपर जाना है h1, ये h1 ले लिया ना, फिर इतना नीचे आना है h1, फिर ये इतना नीचे आना है h, तो ये हो जाएगा ट्वाइस h1 और ये हो जाएगा प्लस h के बराबर आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ये नीचे, ये इतना यहाँ से ये नीचे है, ये इसको ओरिजिन ले लिए तो ये माइनस h के बराबर आ जाएगा। समझ में आया? अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको 70-75% आ गया होगा। अभी भी नहीं आया तो और एग्जाम्पल देखिए। ये मान लीजिए ऐसे है, ये ऐसे कोई पाथ है, इस तरह इसका रेडियस सेमी सर्कुलर ट्रैक है, रेडियस r है। अब अगर मान लीजिए कोई बॉल कोई ब्लॉक है यहाँ पर, ये v स्पीड से चल रहा है, ऐसे होते हुए a से चला, यहाँ पर c पॉइंट से होते हुए वाया इस पॉइंट पे आ गया, b पॉइंट पे यहाँ पर आ गया ये इसका पाथ ऐसे है, ऐसे गया ऐसे आया, यहाँ पहुँच गया। तो डिस्टेंस अगर कोई पूछेगा डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ होता है, एक्चुअल पाथ ये है, ये इतना, ये एक्चुअल पाथ, ये डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस कितना, एक्चुअल पाथ सेमी सर्कल है, पाई आर के बराबर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। कैसे पहुंचा ये ब्लॉक, इससे कोई मतलब नहीं, ये चल के जाए, उड़ के जाए, प्लेन से जाए, ट्रेन से जाए, क्या लेना देना आपको, कहाँ था कहाँ पहुंचा, सीधा देखो यहाँ था यहाँ पहुंचा। तो ये डिस्टेंस, ये सेंटर है, ये इतना आर होगा रेडियस, ये भी रेडियस आर, ये कितना हो जाएगा 2r के बराबर आ गया। करेक्ट, ये मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझा दिया। फिर से ध्यान में रखिए आप, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लियर? अब इसको हम आपको ग्राफिकली समझाते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने बताया कि 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ये आपको बताया। डिस्टेंस के बारे में बताया नेवर नेगेटिव, नीचे आ ही नहीं सकता, डिस्टेंस घट ही नहीं सकता, डिस्टेंस घट सकता ही नहीं है, हमेशा बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो आप देखिए अब इसको आप यहाँ पर इस चीज़ के, अब आपको इसको ग्राफिकली समझा दें। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ बना दें और डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। देखिए अब मैं आपको ग्राफ बता रहा हूँ, जैसे ये डिस्टेंस टाइम के बीच में ग्राफ देखिए, डिस्टेंस नेवर नेगेटिव, ध्यान रखिएगा, नीचे ग्राफ नहीं जाएगा, डिस्टेंस हमेशा बढ़ना चाहिए। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, इसके ऊपर वेक्टर का साइन मत लगाइएगा। तो ये ग्राफ ऐसे, डिस्टेंस देखिए कहीं भी घटेगा नहीं है, यहाँ देखिए तो, यहाँ देखिए तो ये ऐसे बढ़ते ही आ रहा है। ठीक, नीचे नहीं आ रहा है ग्राफ, ऑलमोस्ट ये आपको थोड़ा सा सीधा दिख रहा होगा, रुक सकता है लेकिन नीचे नहीं आ सकता। ठीक है, तो डिस्टेंस आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये आ गया। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ अगर ऐसे प्लॉट करेंगे, डिस्टेंस इधर इधर, ये टाइम, डिस्टेंस बढ़ते रहना चाहिए डिस्टेंस टाइम का ग्राफ ये ऐसे, टी इधर, डी इस तरफ, यहाँ पर ये ऐसे आ जाएगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये, टी इधर, डी इधर, तो ये ग्राफ ये ऐसे आ गया। डिस्टेंस नीचे नहीं आएगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ
ये इधर टी, इधर डी, ये ऐसे यहाँ से ये टी ये आ गया डिस्टेंस टाइम, यानी यहाँ पर टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम जो है ये बढ़ रहा है। और डिस्टेंस अगर ये 5 मीटर है तो 5 मीटर जो है ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम बढ़ने के साथ साथ 5 मीटर डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो अब डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, यानी टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रही। जैसे जब से आप बैठे हैं, आप ये लेक्चर देख रहे हैं, वीडियो लेक्चर, तो आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से ये बोर्ड आपको उसी डिस्टेंस में दिख रहा होगा और टाइम आपका पास हो रहा है। जितने बजे भी आप लेक्चर देख रहे होंगे, आप देखिए, आप तब से लेकर के मान लीजिए आपके 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, तब से आपको ये बोर्ड यहीं दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा आपके और बोर्ड के बीच की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो आप क्या कहेंगे, बोर्ड रेस्ट पे है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम कभी रुकता नहीं, टाइम कभी रुकता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। बचपन की चीज़ें 55 में नहीं मिलती हैं, सिर्फ यादें रह जाती हैं, ठीक है। तो ये ऐसे जो है टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, यानी जब टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ेगा, तो इसको हम बोलेंगे बॉडी एट रेस्ट पर है। तो जब भी आपका ग्राफ टाइम एक्सेस के पैरेलल आ जाए, चाहे डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट, बॉडी रेस्ट पर आएगी, ठीक। अगर हम आपको बोलें कि जो है ये ग्राफ ये ऐसा, डिस्टेंस इधर, टाइम इस तरफ, ठीक, डिस्टेंस इधर, टाइम इधर, अगर हम बोलें ग्राफ जो है ऐसे आएगा, तो ये इसमें ग्राफ टाइम बढ़ रहा है, देखिए इस टाइम पे इतना डिस्टेंस, इस टाइम पे टाइम बढ़ा, डिस्टेंस इतनी आ गई, ये नहीं हो सकता, टाइम नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर टी इधर, टी इधर, डी इधर, ठीक। अगर ये ऐसे जा कर के ऐसे आ जाए, यानी पहले डिस्टेंस बढ़े फिर घटने लगे। कुछ लोग बोलते हैं डिस्टेंस बढ़ रही है, पहले स्पीड बढ़ रही है फिर घट रही है, ऐसा नहीं है। ये डिस्टेंस, ये डी और टी के बीच में ग्राफ है, तो आपको डी और टी के बारे में इंफॉर्मेशन देगा ना। तो यहाँ पर जो है ये भी डिस्टेंस घटने लगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ये भी कैंसिल। अब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ देखिए, डिस्प्लेसमेंट इधर है, टाइम इधर है, डिस्प्लेसमेंट ये, डिस्प्लेसमेंट देखिए वेक्टर है, मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगा दिया, इनके ऊपर कहीं भी डी के ऊपर वेक्टर नहीं लगा होगा। पहला डिफरेंस भी मैंने आपको ही बताया था। दूसरा आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, यानी ग्राफ इसका जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यानी ये ग्राफ जो है आपका ऐसे जा करके ऐसे कुछ भी आ सकता है, नीचे भी जा सकता है। दूसरी चीज़ जो है टी इधर, एक्स इस तरफ, ठीक है। अगर यहाँ पर ये टी इस तरफ, ये ग्राफ आपका ऐसे जाएगा, ठीक, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। ये ग्राफ ऐसे है, एक्स और टी के बीच में ग्राफ ये इधर, ये ऐसे आ जाएगा, ये इधर, टी इधर, एक्स इस तरफ, ठीक, ये ग्राफ ये ऐसे आ जाएगा। ये ग्राफ आपको इसको अगर ऐसे बनाना हो, एक्स इधर है, टी इस तरफ है, तो ये ग्राफ को जो है आप यहाँ पर ये देखिए टाइम एक्सेस के पैरेलल आ गए, यानी डिस्प्लेसमेंट बढ़ ही नहीं रहा है। डिस्प्लेसमेंट जितना है उतना है, टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, बॉडी एट रेस्ट पे आ जाएगा, बॉडी एट रेस्ट पे आ जाएगा। जब भी कभी डिस्प्लेसमेंट और टाइम में, जब भी कभी डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ टाइम एक्सेस के पैरेलल आ जाए, जब भी कभी डिस्प्लेसमेंट और टाइम में ग्राफ टाइम एक्सेस के पैरेलल आ जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको टाइम इधर दिया हो एक्स एक्सेस पे, टाइम इधर ले सकते हैं, एक्स को इधर दे सकते हैं, ठीक है। जब भी टाइम डिस्प्लेसमेंट और टाइम में टाइम इधर हो तो इसके पैरेलल आ जाए, तो बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट पे रहेगी, ठीक है। ये इतना आपको मैंने बता दिया। अब आगे देखिए आप जो है यहाँ पे ग्राफ, ये जो ग्राफ आपको अब आ गया, और आपको इधर से ये ग्राफ तो आपका हो ही गया, इधर बताते हैं ग्राफ। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं, ये मैंने आपको बताया ग्राफ, अगर ऐसे जरा भी अगर ये ग्राफ अगर एक्स और टी के बीच में ग्राफ है, अगर इतना भी सीधा हो जाएगा, इतना भी सीधा, इतना भी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, तो यहाँ पे बॉडी क्या होगा, वेलोसिटी जीरो होगी इस इतने इंटरवल के लिए, ठीक है। आप अगर इसमें ग्राफ ऐसे जो है बना दें, यहाँ पे ग्राफ ये टी इधर है, एक्स इस तरफ है, अगर एक्स और टी के बीच में ग्राफ ऐसे बनाए और इधर आए और ये ऐसे और ये ऐसे जो है यहाँ पर, अगर ये ऐसे देखिए, यहाँ ये इतना सीधी लाइन दिख रही है ना, यहाँ टेंजेंट, यहाँ टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट, ये इतना यहाँ पे टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट, ये जहाँ जहाँ आप टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे वहाँ बॉडी रेस्ट पे आएगी। 1 2 3 4 5। कोई बोले इसमें बॉडी कितने टाइम पे रेस्ट पे है, 5 टाइम
रेस्ट पे आ रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है, पहले देखिए डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, फिर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। डिस्प्लेसमेंट बढ़ा और बॉडी रुकी, फिर वापस आ रही है, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है, फिर रुकी, फिर आगे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, फिर रुकी, फिर नेगेटिव में आ रहा है। आपने देखिए ऐसा मोशन होगा, जैसे 1D है, ये ऐसे कोई आदमी जाएगा, ऐसे रुकेगा, रुक गया, फिर डिस्प्लेसमेंट कम होना है, ऐसे पीछे आ रहा है, डिस्प्लेस फिर रुक गया, फिर आगे जाए। तो इस टाइप का मोशन किसका होता है? इस टाइप का मोशन आपने देखा हो, कोई ड्रंकार्ड आदमी हो, शराबी आदमी हो, तो ऐसे चलता है, ऐसे चलता रहेगा, रुक जाएगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मान लिया, रुक गया, वेलोसिटी 0, फिर उसके बाद अगर 1D मोशन है तो रुकने बगैर रुके वापस नहीं आ सकता, फिर यहाँ रुक गया, फिर यहाँ पे रुक करके आगे पीछे चल रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है, ये मोशन आगे पीछे हो रहा है, रुक रहा है, आगे बढ़ रहा है, रुक रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो ये इस टाइप के मोशन को बोलते हैं। तो ये कहलाएगा बॉडी रुक रही है, 1D मोशन है, लेकिन रुकना, आगे बढ़ना, डिस्प्लेसमेंट आगे बढ़ना, डिस्प्लेसमेंट पीछे आना, फिर रुकना, फिर आगे जाना, फिर, तो ये आपको कहलाएगा ये इतना। अगर ग्राफ आपका ऐसे होगा, मान लो ये यहाँ पे आप टेंजेंट नहीं ड्रा कर पाएंगे। अगर ग्राफ ये ऐसे हो, ये ऐसे, यहाँ देखिए ये टेंजेंट ऐसे आएगा, ये टेंजेंट इधर आएगा, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं होगी, क्योंकि टेंजेंट ऐसे जा रहा है, टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं आएगा। टाइम एक्सिस के पैरेलल आना ज़रूरी है। अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ये ग्राफ नहीं आ पा रहा है। अब इसके बाद आगे देखिए आप इसके बाद आगे यहाँ पर आगे देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर ये ऐसे ग्राफ है, ये टी इधर, एक्स इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट इधर है, ये ऐसे गया और ऐसे आ गया, यानी ऐसे देखिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, ऐसे गया और ऐसे आया। तो ये ग्राफ मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक तो यहाँ से टाइम पीछे जा रहा है, टाइम पीछे नहीं जा सकता, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। और दूसरी, अगर ऐसे एक लाइन खींच दें तो इस टाइम पे एक पोजीशन ये मिल रहा है x1, दूसरा पोजीशन ये मिल रहा है x2। अगर एक टाइम पे ये, अब एक टाइम पे बोले, जैसे मान लिया अभी कुछ भी बज रहा होगा, जो भी आपकी घड़ी में बज रहा है, आप देख लिए, आप जितने बजे लेक्चर देख रहे हो, 10 बजे, 11 बजे, रात के 12 बजे या सुबह के 5 बजे, खैर 5 बजे बहुत मुश्किल है कि आप उठ रहे हो, लेकिन अगर उठ रहे हो तो बहुत अच्छे बालक हैं, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं आप। तो अगर मान लीजिए जितना भी टाइम बच रहा है, अगर आपसे कोई बोले कि आप मान लीजिए इतने वक्त हम मानते हैं 10 बज रहा है, आप 10 बजे आप ये फिजिक्स का वीडियो लेक्चर देख रहे थे, मैकेनिक्स का पहला लेक्चर, कहाँ, अपने रूम के अंदर। एक दोस्त आपका बोल रहा है कि आप 10 बजे, टाइम 10 बजे, ये 10 बज रहा है, ये 10 बज रहा है, कोई बोले 10 बजे कहाँ है, आपने रूम पे, ये पोजीशन, रूम पे लेक्चर देख रहे थे, वीडियो लेक्चर मैकेनिक्स का। दूसरा दोस्त बोल रहा है नहीं, ये तो हमारे साथ आपके शहर की जो फेमस कॉफ़ी की दुकान हो, आप वहाँ बैठ करके कॉफ़ी पी रहे थे, या चाट वाली दुकान पे चाट खा रहे थे, गोलगप्पे खा रहे थे, और 10 ही बजे। तो एक टाइम पे आप दो जगह कहाँ रहेंगे? एक टाइम पे एक ही जगह रहेंगे ना। एक टाइम पे या तो पढ़ाई कर रहे होंगे या तो गोलगप्पे उड़ा रहे होंगे, दो में से एक ही काम कर रहे होंगे। 10 बजे एग्जैक्ट, या तो आप रूम के अंदर होंगे या तो चौराहे पे होंगे, दो में से एक ही जगह होंगे ना। 10 बजे दोनों जगह नहीं पहुंचेंगे ना। इसलिए ये क्या बता रहा है कि इसमें बता रहा है कि दोनों जगह ये बता रहा है 10 बजे दो पोजीशन आ रही है। तो इसलिए ये ग्राफ, अगर ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये ग्राफ मुमकिन नहीं है, इस तरीके ग्राफ, ठीक है। या कोई ग्राफ आपका ऐसा बना दिया जाए, ये टी इधर ले लिया जाए, एक्स इधर ले लिया है डिस्प्लेसमेंट, ये ऐसे बना दिया, एलिप्स का ग्राफ है, ये भी नहीं, ये भी वही चीज़ है एक टाइम पे, तो ये भी नहीं पॉसिबल है, ठीक है, नॉट पॉसिबल, ये भी नॉट पॉसिबल में आएगा, ठीक। ये इतनी चीज़ आपको बताया जो है। तो देखिए, ये मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बता दिया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है वो समझा दिया, फिजिकल मीनिंग समझा दिया, मोशन 1D 2D रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी सर्कुलर रोटेटरी ये टाइप के मोशन सारे बता दिए, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के जितने पॉसिबल ग्राफ थे ये बता दिए। अब इस पर रह गई, अब इतना समझ लिए आप तो एक प्रॉब्लम चाहिए। अब प्रॉब्लम देखिए, वीडियो लेक्चर ज़्यादा बड़ा करेंगे तो फिर आप कहेंगे फिजिक्स से इतना टाइम तो हमको लग जाता है पढ़ने में, तो अगले लेक्चर की शुरुआत हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की एक प्रॉब्लम से करेंगे, ठीक है। अब हम लोगों की गाड़ी जो है पटरी पे आ गई है, अब इंजन जो है अब हमको दौड़ाना है, ठीक है। धीरे धीरे आप इसको समझने की कोशिश करिए, जितनी बेसिक चीज़ें सब बता दिए हैं। नहीं आपने पढ़ा है स्टार्टिंग से तो आप देखिए लेक्चर में, बेसिक मैथ्स मेरे वाले ऐप में है, बाकी सारा कुछ अब आपको टेस्ट से लेके सारा चैप्टर आप स्वामी क्लासेस के ऐप में आपको मिलेगा, आप उसको देखते रहिए, बेसिक मैथ बीच बीच में रिवाइज करते रहिए।
अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते रहे फिजिक्स अच्छी होती रहेगी आपकी। ठीक, आज इतना रजिस्टर बना लिए, नोट कर लिए, कल हम एक प्रॉब्लम के साथ इसके शुरुआत करेंगे।